दुनिया भर में इंसानी समाज इतने अलग अलग रास्तों पर क्यों चले? मतलब एक ही सवाल जो न्यू गिनी के नेता याली ने सालों पहले पूछा था, वो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि क्यों कुछ समाज दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर और तकनीकी रूप से आगे निकल गए। और ये शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है कि ये जो पड़ताल है, ये किसी नस्ल या किसी कौम की बड़ाई या कमी के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से माहौल मतलब पर्यावरण और भूगोल इनके असर को देखती है। हम इतिहास में काफी पीछे जा रहे हैं, लगभग 13,000 साल पहले, जब वो आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। तो याली का जो मूल सवाल था कि भाई यूरोप के लोगों के पास इतना सारा कार्गो मतलब सामान कहाँ से आया, जबकि उसके अपने लोगों के पास बहुत कम था। हाँ, और इसी सवाल को अगर हम पूरी दुनिया के पैमाने पर देखें तो आज दुनिया में यूरेशियाई मूल के लोगों का दबदबा क्यों है, इसका जवाब हमें पीछे जाकर ढूंढना होगा। पहले 1500 ईस्वी के आसपास, जब महाद्वीपों में तकनीक और राजनीति में बहुत अंतर आ चुका था, और फिर और पीछे 11,000 ईसा पूर्व तक, जब सभी इंसान शिकारी संग्राहक थे। तो ये जो तरक्की की रफ्तार में फर्क है, यही इतिहास का सबसे बड़ा पैटर्न है ना? हाँ, और वो नस्ल वाले या सिर्फ मौसम वाले जवाब, वो बात नहीं बनती उनसे। बिल्कुल नहीं। वजह कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, पर्यावरण कैसे समाजों को बदल सकता है, इसका एक बहुत साफ उदाहरण हमें पॉलिनेशिया के द्वीपों पर मिलता है। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक ही जड़ से निकले लोग, मतलब एक ही तरह के पूर्वज, अलग अलग द्वीपों पर जाकर बसे, और कुछ ही सदियों में कितने अलग हो गए। बिल्कुल, जैसे न्यूजीलैंड के माओरी और पास के ही चैथम द्वीप के मोरियोरी, एकदम अलग। हाँ, माओरी किसान बन गए, उनका समाज जटिल हुआ, वो योद्धा बने। दूसरी तरफ चैथम द्वीप का माहौल ठंडा था, अलग थलग था, तो वहां मोरियोरी शिकारी संग्राहक ही रह गए। शांति प्रिय लोग थे, तकनीकें भी बहुत साधारण थीं। और फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब माओरी चैथम द्वीप पहुंचे तो उन्होंने मोरियोरी को बहुत आसानी से हरा दिया, कब्जा कर लिया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक ही शुरुआती आबादी से अलग अलग माहौल, मतलब जलवायु, द्वीप का आकार, वहाँ क्या मिलता है क्या नहीं, ये सब मिलकर बिल्कुल अलग समाज बना सकते हैं। उनकी आबादी, राजनीति, उनकी संस्कृति, सब कुछ बदल सकता है। इतिहास में ऐसे टकराव का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है वो कहामार्का वाली घटना। हाँ, इनका सम्राट अताहुआल्पा और स्पेनिश विजेता पिज़ारो का आमना सामना। ये दो मतलब कहानी जैसा लगता है कि सिर्फ 168 स्पेनियों ने 80,000 की इनका फौज के बीच से उनके सम्राट को पकड़ लिया। कैसे? हाँ, सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर इसके पीछे बहुत ठोस तात्कालिक वजहें थीं। पिज़ारो के पास कई बढ़त थीं। पहली तो फौजी तकनीक, हथियार। हाँ, फौलाद के हथियार, तलवारें, कवच, फिर घोड़े लड़ाई में सिर्फ रफ्तार ही नहीं देते थे, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक डर भी पैदा करते थे। स्पेनियों के लिए लड़ने का एक ऊंचा मंच भी थे। और हाँ, थोड़ी बंदूकें भी थी जिनका शायद आवाज का असर ज्यादा था उस वक्त। और शायद इन सबसे भी ज्यादा घातक थी बीमारियां। बिल्कुल सही, वो शायद सबसे बड़ा फैक्टर था। चेचक जैसी यूरोपीय बीमारियां जो स्पेनियों से पहले ही अमेरिका पहुंच चुकी थीं, उन्होंने इंका सम्राट और उसके चुने हुए वारिस को मार डाला था। अच्छा, तो मतलब पिज़ारो के पहुंचने से पहले ही। हाँ, और इस वजह से इंका साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसने उन्हें अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था। फिर स्पेन के जहाज थे जो उन्हें इतनी दूर तक लाए। उनका राजनीतिक सिस्टम था जिसने इस पूरी मुहिम का खर्चा उठाया, उसे ऑर्गेनाइज किया। और लिखने पढ़ने की कला। हाँ, वो भी लिखने की वजह से स्पेन वाले जानकारी फैला सकते थे, योजनाएं बना सकते थे, पुराने अनुभवों से सीख सकते थे। अताहुआल्पा और इंका लोगों के पास बाहरी दुनिया की या स्पेनियों के इरादों की कोई खास जानकारी ही नहीं थी। वो एक तरह से अनजान थे। तो ये तो हो गई फौरी वजह, हथियार, बीमारियां, जहाज, राजनीति, लिखाई। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये सारी बढ़त, ये सारी चीजें यूरोप और स्पेन के पास ही क्यों थी? बिल्कुल, यहीं पर हमें और पीछे जाना पड़ता है। इन सब का असली बुनियादी आधार था खाद्य उत्पादन, यानी खेती और पशुपालन। खेती, वो कैसे? देखिए, खेती करने से आप एक ही जमीन के टुकड़े से कहीं
कहीं ज्यादा कैलोरी मतलब खाना उगा सकते हैं शिकार करने या फल बीनने के मुकाबले। हाँ, तो इससे आबादी बढ़ी होगी। जाहिर है आबादी का घनत्व बढ़ा, कहीं 10 गुना कहीं तो 100 गुना तक। फिर पालतू जानवर थे, उनसे मांस, दूध, खाद मिली और सबसे जरूरी खेतों को जोतने की ताकत मिली, मतलब और ज्यादा खाना। और एक जगह टिकते रहने से, जो खेती के लिए जरूरी है, शायद बच्चे पैदा करने के बीच का अंतराल भी कम हुआ होगा। बिल्कुल। तो आबादी और तेजी से बढ़ी। फिर जब आप खाना उगा सकते हैं, उसे जमा करके रख सकते हैं, तो समाज में ऐसे लोग भी पल सकते हैं जो खुद खेती नहीं करते। हाँ, जैसे राजा, सैनिक, सरकारी अफसर, पुजारी, कारीगर। बिल्कुल। इन्हीं से फिर जटिल समाज बने, राज्य बने। और फसलें और जानवर सिर्फ खाने के लिए नहीं थे, उनसे कपड़ों के लिए रेशे मिले जैसे कपास या ऊन, चमड़ा मिला, और जमीन पर ट्रांसपोर्ट के लिए जानवर मिले, घोड़े, ऊंट। घोड़े तो युद्ध में भी बहुत काम आए, जैसा आपने कामार्का में बताया। हाँ, उन्होंने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। और वो सबसे अहम बात, बीमारियां, जर्म्स। हाँ, वो कैसे जुड़ी हैं इससे? जो पालतू जानवर थे, खासकर जो झुंड में रहते थे जैसे गाय, भेड़, उनके साथ नजदीकी से रहने की वजह से इंसानों में नई नई बीमारियां पनपी, जैसे चेचक, खसरा वगैरह। हजारों सालों में यूरेशिया के लोगों में धीरे धीरे इन बीमारियों के खिलाफ कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। लेकिन बाकी जगहों के लोगों में नहीं थी। नहीं। तो जब यूरोपीय लोग अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया गए और ये बीमारियां अपने साथ ले गए, तो वहां की आबादी, जिनका पहले कभी इन रोगाणुओं से सामना नहीं हुआ था, उन पर ये बीमारियां कहर बनकर टूटीं, लाखों लोग मारे गए। तो एक तरह से देखें तो बंदूकें, रोगाणु और इस्पात, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं खाद्य उत्पादन में ही थी। अच्छा, तो फिर अगला सवाल यह है कि ये जो खाद्य उत्पादन है, खेती और पशुपालन, ये दुनिया में कुछ ही जगहों पर अपने आप क्यों शुरू हुआ? जैसे वो फर्टाइल क्रेसेंट का इलाका मध्य पूर्व में, या चीन या मैसूर अमेरिका, और अलग अलग वक्त पर क्यों कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ इलाके जहां माहौल ठीक लगता है, वहां ये अपने आप क्यों नहीं शुरू हुआ? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पुरातत्वविद मतलब जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, वो खुदाई से मिले पौधों के अवशेषों, जानवरों की हड्डियों में आए बदलावों को देखकर और रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों से ये पता लगाते हैं कि खेती कहाँ और कब शुरू हुई। कुछ जगहें हैं जहां ये स्वतंत्र रूप से शुरू हुई, मतलब वहीं के जंगली पौधों और जानवरों से। जैसे फर्टाइल क्रीसेंट। हाँ, फर्टाइल क्रीसेंट, चीन, मेसोअमेरिका, एंडीज, शायद न्यू गिनी भी। और बाकी ज्यादातर जगहों पर ये बाहर से आई। या तो वहां के शिकारी संग्राहक लोगों ने इसे अपना लिया, या फिर बाहर से आए किसानों ने धीरे धीरे उनकी जगह ले ली, जैसा अफ्रीका में बंटू लोगों के फैलने के साथ हुआ। और ये सोचना भी शायद ठीक नहीं कि खेती हमेशा शिकारी संग्राहक जीवन से बेहतर थी, खासकर शुरुआत में। बिल्कुल सही। कई सबूत हैं कि शुरू के किसान शायद उतने सेहतमंद नहीं थे जितने शिकारी संग्राहक। उनकी खुराक शायद उतनी विविध नहीं थी, और खेती कोई एक दिन में किसी एक इंसान का सोच समझकर किया गया आविष्कार नहीं था। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। तो फिर ये हुआ कैसे? लोग शिकारी संग्राहक से किसान बने क्यों? ये धीरे धीरे हुआ। एक तरह से अनजाने में लिए गए कई फैसलों का नतीजा था। कई वजह हो सकती हैं जिन्होंने मिलकर पलड़ा खेती की तरफ झुकाया। हो सकता है जंगली जानवरों का शिकार कम हो गया हो, बड़े स्तनधारी खत्म हो गए हों, या फिर कुछ जंगली पौधे जैसे जंगली अनाज पालतू बनाने लायक ज्यादा आसानी से मिलने लगे हों। टेक्नोलॉजी का भी हाथ रहा होगा। हाँ, खाने को जमा करने, उसे प्रोसेस करने जैसे पीसने वगैरह के तरीके बेहतर हुए होंगे। फिर एक तरह का फीडबैक लूप शुरू हुआ। आबादी बढ़ी तो और खाना उगाने का दबाव बढ़ा, जिससे आबादी और बढ़ी। इसे ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। धीरे धीरे किसान संख्या में और शायद ताकत में भी शिकारी संग्राहकों से आगे निकल गए। अच्छा, पर ये जंगली पौधे पालतू बने कैसे? मतलब सिर्फ बड़े फल वाले पौधे चुनना ही तो काफी नहीं रहा होगा। आपने कहा कई जंगली पौधे तो जहरीले या कड़वे थे, जैसे जंगली बादाम। ये कमाल की बात है कि ये ज्यादातर अनजाने में हुआ चयन था। मतलब इंसानों ने स्वाभाविक रूप से उन पौधों को चुना और उनके बीज बोए जो थोड़े कम कड़वे या कम जहरीले थे। शायद किसी जेनेटिक बदलाव, म्यूटेशन की वजह से ऐसा कोई पौधा उग गया हो, या जिसका फल बड़ा था, या गूदा ज्यादा था, या बीज में तेल ज्यादा था, या रेशा लंबा था। उन्होंने ये सोचकर नहीं किया कि हम इसे पालतू बना रहे हैं, पर बार बार बेहतर लगने वाले पौधों को चुनने और उगाने से
धीरे धीरे वो पौधे बदल गए। और कुछ बदलाव तो ऐसे भी हुए जो शायद किसानों को पता भी नहीं चले होंगे। बिल्कुल, जैसे गेहूं में वो बदलाव जिससे दाने पकने पर डंठल से झड़ते नहीं बल्कि चिपके रहते हैं। ये कटाई के लिए बहुत अच्छा था, पर जंगली पौधे के लिए तो बीज फैलाना मुश्किल हो गया या बीज का अंकुरण जल्दी होना। ये सब बदलाव धीरे धीरे जमा होते गए। तो अब आते हैं उस मुख्य सवाल पर कि फर्टाइल क्रीसेंट यानी मध्य पूर्व का वो इलाका, वहीं सबसे पहले इतनी कामयाब खेती क्यों शुरू हुई? क्या वहां के लोग बाकियों से ज्यादा होशियार थे? और लंबी गर्म सूखी गर्मियां, ये ऐसी सालाना उगने वाली घासों के लिए बहुत अच्छी होती हैं जो बड़े बड़े बीज पैदा करती हैं, जिन्हें जमा करके रखा जा सकता है, जैसे गेहूं और जौ। हाँ बिल्कुल। और फर्टाइल क्रीसेंट में जंगली गेहूं और जौ जैसे अनाज न सिर्फ मौजूद थे बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में उगते थे। उन्हें आसानी से काटा जा सकता था और सबसे जरूरी बात, उन्हें पालतू बनाने के लिए बहुत ज्यादा जेनेटिक बदलावों की जरूरत नहीं थी। इसकी तुलना अगर मक्का के जंगली पूर्वज टियोसिंटे से करें, जो एक पतली सी घास जैसा दिखता था, तो गेहूं जौ को पालतू बनाना कहीं आसान था। और क्या खास बात थी? वहां ऐसे पौधे भी ज्यादा थे जो खुद परागित होते हैं। इससे अगर कोई अच्छा गुण वाला पौधा मिला तो उसके बीज से वैसा ही पौधा उगने की संभावना ज्यादा होती थी। वो इलाका दुनिया का सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी था, जिससे वहां पौधों की विविधता ज्यादा थी। और वहां पहाड़ और घाटियां थीं, अलग अलग ऊंचाई वाले इलाके थे, जिससे फसल कटाई का समय भी लंबा खिंच जाता था। और जानवर? हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। दुनिया में पालतू बनाए जा सकने वाले जो 14 बड़े शाकाहारी या सर्वाहारी स्तनधारी जानवर हैं, उनमें से 4 बकरी, भेड़, सूअर और गाय के जंगली पूर्वज फर्टाइल क्रीसेंट में ही पाए जाते थे। ये जानवरों और पौधों का पूरा पैकेज, अनाज, दालें और ये जानवर एक साथ वहीं मिल गया। तो मतलब ये काफी हद तक किस्मत की बात थी। सही जगह, सही पौधे, सही जानवर, सही समय। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि फर्टाइल क्रिसेंट को भूगोल और जीव विज्ञान का एक बहुत बड़ा जैकपॉट मिला था। इसी शुरुआती बढ़त ने, जो खाद्य उत्पादन से मिली, फर्टाइल क्रिसेंट और फिर आगे चलकर पूरे यूरेशिया को इतिहास में एक ऐसी राह पर डाल दिया जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत अलग साबित हुई और जिसके नतीजे हम आज भी देखते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, शुरुआती इंसानों का ज्ञान कमाल का था। जैसे न्यू गिनी के आदिवासियों को ले लीजिए, वो जंगली मशरूम को इतना सटीक पहचानते थे। अच्छा। हाँ, कि कौन सा जहरीला है, कौन सा खाने लायक। बाहर वाले अक्सर गलती कर जाते थे। बाप रे। ये दिखाता है कि जब आप जीने के लिए सीधे प्रकृति पर निर्भर हो तो ज्ञान कितना गहरा होता है। ये तो सिर्फ पहचानने की बात हुई। खेती में भी ऐसा कुछ था, मतलब होशपूर्वक चुनना। बिल्कुल। जैसे जॉर्डन घाटी में, वहां शुरुआती किसानों ने जंगली घासों में से सोच समझकर जौ और एमर गेहूं को चुना। सोच समझकर कैसे? उन्होंने देखा कि किसका बीज बड़ा है, किसका स्वाद अच्छा है, कौन आसानी से उगता है। मतलब ये कोई तुक्का नहीं था। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये एकदम होशपूर्वक लिया गया फैसला था, लोकल नॉलेज के आधार पर। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये ज्ञान था तो खेती हर जगह एक साथ क्यों नहीं फैली? न्यू गिनी में क्यों नहीं हुई वैसे, या अमेरिका के कुछ हिस्सों में? हाँ, यहीं पर पर्यावरण की, मतलब माहौल की सीमाएं आ जाती हैं। सीमाएं? हाँ, जैसे न्यू गिनी में खेती शुरू तो हुई, पर वहां अनाज वाली अच्छी फसलें थी ही नहीं। या बड़े जानवर जिन्हें पालतू बनाया जा सके? ओह, इसी तरह पूर्वी अमेरिका में भी जो फसलें थीं वो उतनी फायदेमंद नहीं थीं जितनी मध्य पूर्व के फर्टाइल क्रीसेंट की। वो उपजाऊ इलाका। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही बाहर से बेहतर फसलें आईं, जैसे न्यू गिनी में शकरकंद आया, लोगों ने फौरन अपना लिया उसे। अच्छा, इसका मतलब लोगों की सोच में कमी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमा माहौल की थी, वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की थी। और जानवरों को पालतू बनाने का भी कुछ ऐसा ही है शायद। वो आपने जिक्र किया था, अन्ना करेनीना सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल, अन्ना करेनीना सिद्धांत। वो कहता है कि किसी जंगली जानवर को पालतू बनाने के लिए कई शर्तें पूरी होनी चाहिए। कई शर्तें? हाँ, जैसे स्वभाव शांत हो, सही खुराक खाता हो, कैद में बच्चे पैदा कर सके, उसका एक सामाजिक ढांचा हो, बहुत कुछ। अगर एक भी शर्त पूरी ना हो तो वो पालतू नहीं बन पाता, बस जंगली रह जाता है। अच्छा, तो इसीलिए ज़ेब्रा वो घोड़े जैसा दिखता है पर पालतू नहीं बना? बिल्कुल, क्योंकि उसका स्वभाव खतरनाक होता है, काबू में करना मुश्किल। और अफ्रीकी भैंस या अमेरिकी बाइसन? वही बात, किसी का स्वभाव, किसी की खुराक,
कोई कैद में बच्चे पैदा नहीं करता, किसी की झुंड बनाने की आदत नहीं, कोई ना कोई वजह थी। तो ज्यादातर पालतू जानवर रहते यूरेशिया में ही मिले। हाँ, संयोग से ज्यादातर कामयाब उम्मीदवार वहीं मिले। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ जमीन नहीं, महाद्वीप का नक्शा भी फर्क डालता है, पूरब पश्चिम वाला फैलाव। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यूरेशिया का फैलाव देखिए, ज्यादातर पूरब से पश्चिम है। हाँ, इसका मतलब है कि एक ही लैटिट्यूड पर यानी अक्षांश पर मौसम और दिन की लंबाई काफी हद तक एक जैसी रहती है। ओह, सही बात है। इससे क्या हुआ कि फसलों, जानवरों, यहाँ तक कि पहिए या लिखने जैसी तकनीक का फैलना बहुत आसान हो गया। जबकि अमेरिका और अफ्रीका उत्तर दक्षिण ज्यादा फैले हैं। बिल्कुल, वहाँ जलवायु बहुत तेजी से बदलती है जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण जाते हैं। हाँ, तो फैलाव मुश्किल हो गया। और इसी से शायद वो बीमारियों वाला पहलू भी जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर जो बड़ी संक्रामक बीमारियां हैं, हाँ, चेचक, खसरा, फ्लू, हाँ, ये सब जानवरों से इंसानों में आई हैं, खासकर यूरेशिया के पालतू जानवरों से। हाँ, खेती और घनी आबादी ने इन भीड़ वाली बीमारियों को पनपने और फैलने का सही माहौल दिया। और जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तो वो ये बीमारियां अपने साथ ले गए। अब अमेरिका में क्योंकि पालतू जानवर लगभग थे ही नहीं, तो वहां के लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं। नतीजा, भयंकर तबाही मची, करोड़ों लोग मारे गए। इसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये तो बहुत ही दुखद है। और फिर लेखन का विकास, वो भी सब जगह एक साथ नहीं हुआ। नहीं, लेखन का आविष्कार स्वतंत्र रूप से दो जगह हुआ माना जाता है, सुमेर यानी मेसोपोटामिया में और मेसोअमेरिका यानी मध्य अमेरिका में। और ये क्यों शुरू हुआ, मतलब जरूरत क्या थी? जरूरत थी बढ़ते हुए राज्यों का हिसाब किताब रखने की। टैक्स, अनाज, जमीन, इन सब का रिकॉर्ड, शायद शासकों का प्रचार भी। शुरुआत में तो काफी मुश्किल रहा होगा लिखना। हाँ, बहुत जटिल था। वर्णमाला का आविष्कार बाद में एक बहुत बड़ा कदम था जिसने इसे आसान बनाया। और ये फैला कैसे? क्या सबने एक ही सिस्टम कॉपी कर लिया? एक तो ब्लूप्रिंट कॉपी, मतलब किसी के सिस्टम को देखा और वैसा का वैसा अपना लिया। अच्छा, दूसरा था आइडिया डिफ्यूजन, मतलब किसी और को लिखते देखा, आइडिया लिया और फिर अपना खुद का तरीका बना लिया, जैसे कोरियाई हंगुल। दिलचस्प। और यहाँ भी भूगोल ने रोल निभाया होगा, अलग थलग रहने वाले समाज। बिल्कुल, जैसे खेती के फैलाव में बाधाएं थीं, वैसे ही लेखन के फैलाव में भी। जो अलग थे उन तक देर से पहुंचा या नहीं पहुंचा। तकनीक के साथ भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है ना? हम सोचते हैं जरूरत आविष्कार की जननी है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। सही कहा, कई बार आविष्कार पहले हो जाता है, उसका इस्तेमाल बाद में समझ आता है। जैसे फोनोग्राफ। हाँ, एडिसन ने जब बनाया तो सोचा था ऑफिस डिक्टेशन मशीन बनेगी। संगीत के लिए तो बाद में इस्तेमाल हुआ। अरे वाह! तकनीक अक्सर धीरे धीरे विकसित होती है, छोटे छोटे सुधारों से, और समाज एक दूसरे से सीखते हैं, उधार लेते हैं। और फिर वही यूरेशिया वाली बात, बड़ा एरिया, ज्यादा लोग, आसान फैलाव। बिल्कुल, ज्यादा लोग, ज्यादा दिमाग, ज्यादा आदान प्रदान, तो तकनीक तेजी से फैली और बेहतर हुई। और जो बिल्कुल अलग थलग रह गए, जैसे तस्मानिया। हाँ, तस्मानिया का उदाहरण दुखद है। वो इतने अलग हो गए कि वो पहले से मौजूद कुछ तकनीकें, जैसे आग जलाना या हड्डी के औजार बनाना, भूल ही गए। सच में? भूल गए। हाँ। ये दिखाता है कि संपर्क कितना जरूरी है। तो ये सारी बातें, ज्ञान, खेती, जानवर, भूगोल, बीमारियां, लेखन, तकनीक, ये सब आखिर में समाज कैसे बने उससे जुड़ती हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटे बराबरी वाले शिकारी समूहों से बड़े ऊंच नीच वाले चीफडम और फिर विशाल राज्य कैसे बने। इसका कनेक्शन सीधा खेती से है। ज्यादा खाना, ज्यादा लोग। बिल्कुल, जब आपके पास अतिरिक्त खाना होता है तो आबादी बढ़ सकती है, और जब हजारों लोग एक साथ रहते हैं तो आपको व्यवस्था चाहिए। मुखिया, राजा। हाँ, एक केंद्रीकृत शासन। फिर आती है नौकरशाही, कानून, संगठित धर्म। ये सब राज्य के हिस्से हैं। इससे बड़े काम करना संभव होता है, जैसे सिंचाई के बड़े प्रोजेक्ट। आपने कहा था क्लेप्टोक्रेसी। हाँ, क्लेप्टोक्रेसी मतलब चोर तंत्र। राज्य बनने का एक नतीजा ये भी हुआ कि जो शासक वर्ग था उसे आम लोगों के संसाधनों पर कब्जा करने का मौका मिल गया। ओ, मतलब वो टैक्स या अनाज के रूप में जो लेते थे उसका बड़ा हिस्सा अपने ऐशो आराम या ताकत बढ़ाने में लगाते थे। और लोग इसे मानते कैसे थे? यहीं पर धर्म और विचारधारा का रोल आता है। शासक अक्सर दैवी अधिकार का दावा करते थे या फिर राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं जगाते थे, ताकि लोग उनकी सत्ता माने और राज्य के लिए त्याग करने को तैयार रहें। तो ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या बड़े और जटिल समाजों का मतलब अनिवार्यतः असमानता और एक तरह का नियंत्रण है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद मानव इतिहास की कहानी इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती है। सहयोग और संघर्ष, व्यवस्था बनाना और उसका शोषण होना। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सही पौधे और जानवर मिलना एक बात है, लेकिन उनका फैलना भी जरूरी था। बिल्कुल। विचारों का, टेक्नोलॉजी का फैलना, और यहीं पर भूगोल मतलब जमीन की बनावट का रोल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही आप उत्तर या दक्षिण जाते हैं, जलवायु तेजी से बदलती है। गर्मी, सर्दी, बारिश का पैटर्न बदल जाता है। इससे फसलों और जानवरों का फैलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत धीमा, कहीं कहीं तो नामुमकिन। और शायद रेगिस्तान या जंगल जैसी रुकावटें भी थी। हाँ, वो भी था। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में या अमेरिका के घने जंगल, इन्होंने महाद्वीपों को और भी हिस्सों में बांट दिया। नतीजा, पहिया या लिखने की कला जैसे आविष्कार अगर कहीं हुए भी तो वो फैल नहीं पाए, कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रह गए। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है कि ये जो पर्यावरण के कारक थे, मतलब पालतू बनाने लायक कौन सी प्रजातियां मौजूद थीं और विचारों और तकनीकों के फैलाव के लिए भूगोल कितना मददगार था, इन्हीं सब ने मिलकर कुछ समाजों को आबादी में, तकनीक में, संगठन में, यहाँ तक कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता में भी दूसरों के मुकाबले एक जबरदस्त बढ़त दे दी। हाँ, सार यही है। विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। ये पर्यावरण के अंदर ही वो गहरी वजहें हैं, ना कि लोगों की कोई जन्मजात खूबी या कमी। यही समझाता है कि क्यों बाद के दौर में यूरोपीय लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो पाए, या क्यों अफ्रीका में बांटू किसान पहले के शिकारी समूहों की जगह ले पाए। ये पिछले कोई 13,000 साल के इतिहास के बड़े पैटर्न को समझाता है। ये किसी एक नस्ल या समाज की श्रेष्ठता की बात नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों पर पर्यावरण से मिले अलग अलग मौकों की कहानी है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे खाना उगाने की शुरुआत हुई, कैसे पालतू बनाने लायक पौधे और जानवर मिले या नहीं मिले, और कैसे महाद्वीपों की बनावट, उनका अक्ष, उनमें मौजूद रुकावटें, इन सब ने मिलकर मानव इतिहास की दिशा तय कर दी। और यही वजह है कि अलग अलग महाद्वीपों पर समाज अलग अलग रफ्तार से विकसित हुए। और आज जो दुनिया में हमें इतनी असमानता दिखती है, उसकी जड़ें शायद लोगों में नहीं, उनके अलग अलग पर्यावरण में हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। श्रोताओं को ये चर्चा कैसी लगी? क्या ये विश्लेषण ये समझने में मददगार था कि इतिहास के इतने बड़े पैटर्न कैसे बने? हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। कहाँ आपको समझने में आसानी हुई या कहाँ हमें से और बेहतर बना सकते थे। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।